ममता, मेरी आवाज जा रही है? जी सर। आ रही। अपना कैमरा थोड़ा सा और ऊपर कर लें आप। ये आपको बहुत झुक के देखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। किताब उताब हो तो किताब के ऊपर रख लीजिए, थोड़ा सा और फेस हो जाए। आप बहुत ऐसे सर ऊपर करी हैं। थोड़ा सा एकदम इजी और कंफर्ट जी वे सर। में आप दीजिए। बुक रख लीजिए, कोई डिब्बा रख लीजिए, जो भी हो आपके पास, थोड़ा सा उसकी हाइट ऊपर कर लो। कृष्ण प्रिया, आप जरा अपना माइक ऑन करिए और कैमरा ऑन करिए। चेक करिए, लास्ट टाइम आपका जो है वॉइस प्रॉब्लम थी, इस बार क्या इशू है, देख लो, चेक करो पहले। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, कैमरा ऑन करिए। कौन किया सर? हाँ ठीक है, बोले, कुछ बोले आप। आ रही है आवाज अभी ना? हाँ क्लियर? हाँ, यस, आवाज आ रही। पहले किसका लेते हैं? सर, सर आ गए सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। पहले इनका लेते हैं ममता जी का। सर, जी प्रणाम सर। ममता जी, आप हिंदी में देंगे इंग्लिश में देंगी? हिंदी में सर। अच्छा, अनुज जी स्टार्ट करिए। सर प्रणाम, थैंक यू सर। जी बताएं ममता, आप अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दें। जी मैं ममता कुमारी भागलपुर की रहने वाली हूँ सर। और मैंने BLLB का किया है भागलपुर यूनिवर्सिटी से सर, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से। किस ईयर में और अभी आपका कंप्लीट प्रैक्टिस हुआ है एलएलबी आपका? सर। सर 2000 में। 2000 में आपकी एलएलबी कंप्लीट है? जी उसके जिसका माइक ऑन है वो प्लीज म्यूट कर लें अपना माइक। हाँ, तो 2000 से आप क्या कर रही हैं? सर, उसके बाद बच्चे को देखभाल कर रही थी, उसके बाद पढ़ाई से बिल्कुल नाता टूट गया था। उसके बाद 2009 में सर फिर हम कोर्ट ज्वाइन किए तो फिर दो तीन साल तो आने जाने में ही लगा। उसके बाद फिर पढ़ाई के बारे में सोचे तो बहुत समय हो गया था सर। तो उसके बाद फिर देखे एग्जाम का 2018 में जुडिशरी का दिए थे सर 30वीं, उसमें पीटी हुआ। फिर मेन में सर थोड़ा सा नंबर कम हो गया था, इसलिए नहीं इंटरव्यू के लिए नहीं हो सके। उसके बाद सर ये एग्जाम का निकला बिहार सर। तो आप प्रैक्टिस कब बिहार से कर वाला रही हैं? प्रैक्टिस सर प्रॉपरली सर 2013 से। यानी 10 साल हो गए आपको। जी सर। तो किस टाइप के केस देखती हैं आप? सर क्रिमिनल। क्रिमिनल? जी सर। मेनली क्रिमिनल में क्या? मेनली क्रिमिनल में सर मारपीट का सर, झगड़ा झंझट का थोड़ा, और मर्डर का भी सर। तो मर्डर में तो सीनियर रहते हैं, और फैमिली मैटर का भी केस सर मेरे पास है। अच्छा। फैमिली मैटर में 125 तो क्रिमिनल सेक्शन मैटर 9। में अभी तक क्रिमिनल मैटर में आपने कौन कौन से मामले देखे हैं? आईपीसी के किन किन सेक्शनों में आपने देखा है? सर 323 का हुआ सर, छोटे मोटे मामले सर। नहीं, बोलते जाइए आप, छोटे मोटे मामले, हमको क्या पता कौन से छोटे मोटे मामले। आप जी बताएं, आप कौन कौन सा आपने 10 साल में डील करा है केस? 323 का मामला देखा है, और जी, उसमें और भी सेक्शन थे सर, 326 भी थे। चलिए अ, 326। जी। और और इसी टाइप का सर है। यानी 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो आप तो दो ही बता रही हैं अभी। और सर मैटर से भी जी। रिलेटेड, मैटर फैमिली मैटर से रिलेटेड, जैसे सेक्शन 9 हुआ उसका भी देखते हैं, सेक्शन 12 का भी देखे हैं। और ये जो अभी है 323 में क्या है? 323 आईपीसी में क्या साधारण है? साधारण मारपीट है सर, लपड़ थप्पड़ साधारण चला। मारपीट है। और 326 में?
जी सर। 326 में क्या है? धारदार हथियार से मारपीट जो होता है। यानी आपने सिर्फ वही हर्ट और सिंपल हर्ट के मामले देखे हैं। जी जी सर। आपने बताया कि मर्डर भी आप देखती हैं। मर्डर में सर सीनियर रहते हैं। फिर पॉक्सो मामले भी, पॉक्सो के भी हैं। सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 पॉक्सो का, 8 में, वो सब का भी देखे। जब मर्डर का मामला जो है किस कोर्ट में चलता है? ट्रायल उसका कहाँ होता है? सेशन कोर्ट में सर। सेशन कोर्ट में। जी। मर्डर के लिए पनिशमेंट क्या है? 10 साल से ऊपर है सर, आजीवन कारावास, मृत्युदंड। 302 में जो पनिशमेंट है वो 10 साल के ऊपर भी है। आजीवन कारावास और मृत्युदंड। 10 साल का नहीं है। अच्छा, वारंट मामले क्या होते हैं? वारंट पर सर 2 साल से ऊपर जो 2 साल से सजा से ऊपर जो मामले होते हैं और संज्ञेय होते हैं, अजमानती होते हैं, वारंट मामले होते हैं। क्या परिभाषा है वारंट मामले की? कहाँ दिया गया है सीआरपीसी में? सीआरपीसी में सर संज्ञेय मामले 2C में सर। तो 2C में तो कॉग्निजेबल ऑफेंस दिया गया है, संज्ञेय अपराध दिया गया है। मैं वारंट केसेस पूछ रहा हूं आपसे। वारंट मामले सर सर याद नहीं है। संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला, दो शब्द आता है, इसका क्या मतलब होता है? संज्ञेय अपराध जो अभियुक्त करता है सर, संज्ञेय अपराध 2 साल से जिसमें सजा ज्यादा होता है। नहीं, मेरा प्रश्न सुनिए आप। मैंने आपसे ये पूछा कि संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामले, ये दोनों में कोई फर्क है या एक ही है? फर्क तो नहीं। फर्क नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मजिस्ट्रेट का पावर क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मजिस्ट्रेट का पावर, मजिस्ट्रेट सर कहाँ दिया गया है ये पावर? सीआरपीसी में सर 3 में है। मैं साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहा हूँ। चलिए, आपने प्रति परीक्षा सुना होगा, तो प्रति परीक्षा कभी किया है आपने? क्रॉस एग्जामिन किया है किसी को? जी सर। क्या पर्पस होता है? क्या जानना चाहती हैं आप क्रॉस एग्जामिनेशन में? क्रॉस एग्जामिनेशन में सर जो मेरा एक्यूज होता है, वो ये काम जो जिस केस में खड़ा है, वो सेक्शन, वो अपराध को नहीं किया है, ये बात हम उससे पूछते हैं। इस बात को वो बोलता है कि हाँ कि आपका एक्यूज ऐसे किया है, लेकिन हम लोग उसको झूठा साबित करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो कैसे झूठा साबित करती हैं? उससे प्रश्न जो बोलता है सर, उसी को पूछ करके किस समय का घटना, किस समय की घटना है, वो बोलता है उस समय ये था, ऐसे था। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? क्या लिमिट है क्रॉस एग्जामिनेशन की? जो मन में आएगा वो पूछ लेंगे आप, या कोई नहीं सर, लिमिटेशन भी है? केस से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे। चलिए, और कोई लिमिटेशन है? क्रॉस एग्जामिनेशन में किस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं? सूचक प्रश्न। सूचक प्रश्न तो पूछा ही जा सकता है।
मेरा प्रश्न है, कौन से ऐसे प्रश्न है जिन्हें नहीं पूछा जा सकता है? सर जिससे उसके मानहानि को आघात पहुंचे वो सवाल नहीं पूछ सकते हैं। मानहानि को आघात का क्या मतलब है? मतलब उसके सर उस आईपीसी में मानहानि सर को जैसे कहीं परिभाषित किया गया है? जी सर कहाँ पे है? 499 499 क्या कहता है? मानहानि क्या है? डिफेमेशन। मानहानि का सर डिफॉर्मेशन किसी को शब्दों द्वारा बोलकर या लिख करके उसके बारे में कुछ गलत कहना मानहानि है। जिससे उसको आर्थिक क्षति हो, शारीरिक परेशानी हो, मैंने आपके सामाजिक बारे में एक कार्टून बना करके छाप दिया है, तो क्या बोला तो नहीं है मैंने? ये मानहानि होगा कि नहीं होगा? यदि सर गलत है तो जरूर होगा। तो आपने तो ये परिभाषा में नहीं बताया मुझे। क्या किसी मृत व्यक्ति की मानहानि कारित की जा सकती है? जी सर की जा सकती है, ये कहीं लिखा की है? जा सकती है सर। कहीं लिखा है ये? सर सेक्शन याद नहीं आ रहा है लेकिन की जा सकती है सर। उसके बारे में आप सब मृत व्यक्ति के बारे में कुछ गलत बोल कर मान लीजिए कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाती हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाती हैं और अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की निंदा करती हैं आप, तो ये डिफेमेशन होगा? जी सर। हो जाएगा? जी सर गलत बोलेंगे तो जरूर। थैंक यू ममता। थैंक यू सर। या ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जसवाल जी, ओम प्रकाश सर। अच्छा आ जाए, आ गए ओम प्रकाश जी। हेलो। आ रही आवाज, आ रही है। आप अच्छा। हाँ ममता जी नमस्कार। प्रणाम सर। ममता जी पिछले 10 वर्ष का आपके पास जो है वकालत का अनुभव है, और वो भी क्रिमिनल साइड में। बहुत अच्छी बात है। तब तो आप प्रोसिक्यूशन वर्क अच्छा कर लेंगे। जी अच्छा, पिछले 10 सालों में अभियोजन की तरफ से कभी आप संबद्ध हुई हैं? नहीं सर। अच्छा, हमेशा बचाव पक्ष को ही आपने पेश किया, प्रस्तुत किया है? जी सर एक मामले में किए थे पोक्सो कोर्ट में। अच्छा, तो आप सीधे कोर्ट में अपना वकालतनामा दाखिल कर दिया था आपने, या कहीं कोई किसी प्रोविजन के तहत आप उसमें अपीयर हो पाई? नहीं सर केस पहले से फाइल किया हुआ था, उसमें हम इंफॉर्मेंट के तरफ से थे। हाँ, तो वो तो फिर आप सरकार की तरफ से एक तरफ से पक्ष हो गई ना उसमें। जी तो कोर्ट से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ी थी क्या आपको? नहीं सर उसमें एक्यूज के तरफ ये इंफॉर्मेंट की तरफ से पावर दिए थे सर, और तब अपेयर हुए थे। अच्छा, तो वहां जो अभियोजक कोर्ट में कोई रहे होंगे ना सरकार की तरफ से, उनसे भी आपको सहमति लेनी पड़ी थी? अपना वकालतनामा दाखिल करने से पहले वहां जो लोक अभियोजक थे जी उनकी सहमति की आवश्यकता पड़ी थी क्या आपको? नहीं सर। अच्छा, बिना सहमति के, बिना कोर्ट से परमिशन लिए वकालतनामा ने दाखिल करके और अपना बहस वगैरह गवाही वाही सब करा देती थी आप? गवाही सर तो सरकारी प्रोसिक्यूटर ही कराते थे, हम साथ में रहते थे। अच्छा, आप साथ में रहती? जी
क्या है ला क्या कहता है कि आप सीधे अपीयर हो सकती हैं या कोई उसके लिए कोई प्रोविजन है अभियोजन की तरफ से उपस्थित होने के लिए, अभियोजन का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको कोई किसी नियम की आवश्यकता है या नहीं? सर नियम तो होगा लेकिन हम नहीं जानते हैं सर, लेकिन हम इन्फॉर्मेंट की तरफ से अपेयर हो रहे थे। अच्छा, धारा 301 सीआरपीसी आपको कुछ ध्यान है उसमें क्या प्रोविजन है? उसमें ये प्रोविजन है कि अभियोजन की तरफ से यदि कोई जो इन्फॉर्मेंट है, पीड़ित पक्ष है, वो अपना प्राइवेट अधिवक्ता रखना चाहता है तो उसको अभियोजक की भी स्वीकृति लेनी पड़ती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसमें परमिट करता है, फिर आपके वकालतनामा पे वो कोर्ट की पत्रावली पे लग जाती है। ध्यान है कुछ आपको ऐसा प्रोविजन? जी नहीं ध्यान है? सर देख लेंगे सर। अच्छा देख, अच्छा ये बताइए, ये आपने जब बचाव पक्ष की तरफ से जी आप क्या क्या कार्य करती रही हैं, कैसे कैसे? जैसे बेल सर एप्लीकेशन डाली होगी ना कभी? बेल एप्लीकेशन तो हम नहीं डाले, इन्फॉर्मेंट की तरफ से तो नहीं डाले। हाँ जब ये डिफेंस में करते हैं तब बेल एप्लीकेशन डालते हैं। हाँ हाँ, मैं बात उसी कर रहा हूँ। अब वो पिछला सवाल मैंने छोड़ दिया है, हम तो बात कर रहे हैं कि बचाव पक्ष की तरफ से जब आप जी जी वहां प्रस्तुत हुई हैं तो बेल एप्लीकेशन भी डालती रही होंगी ना? जी सर। जमानत कराया है किसे अक्यूज का? जी सर। किस धारा में एप्लीकेशन पड़ी थी? किस धारा में एप्लीकेशन डाला था सर आपने? सर जब 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 एक्यूज जब कोर्ट केस में अंदर रहता है सर, जेल में रहता है 436 में, हम्म, और जब सर अग्रिम जमानत लेना रहता है तो 438 में दिए हैं सर आवेदन। अच्छा, 436 में तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी, बेल हो जाती होगी? तुरंत हो जाता है तुरंत हो जाता, क्यों? क्योंकि सारी धाराएं जो सर अवेलेबल रहती हैं, इसलिए बेल लेने का। अच्छा अच्छा, अच्छा नॉन अवेलेबल में कौन सी धारा आपकी मदद करती है बेल एप्लीकेशन डालने में? 437 है। 437 और 438 भी आप बात कर रही थी ना? 438 में क्या प्रोविजन है? तो 438 में सर अग्रिम जमानत प्रोविजन है। अच्छा, अग्रिम जमानत केवल हाई कोर्ट में पड़ती है या नीचे भी? नहीं, सेशन कोर्ट में भी सर। सेशन कोर्ट में भी पड़ती है। सेशन तो कोर्ट में भी सर। क्या ये एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन पड़ता है, ये कभी कभी खारिज भी होता है क्या? खारिज भी होता है सर। अच्छा, और हो भी जाता है? जी सर। तो जैसे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया कोर्ट ने, जी तो क्या होगा? वो ऑर्डर लेके एक्यूज लेके घूमता रहता है उसको कि जब पुलिस आएगी नहीं पकड़ेगी तो सर दिखा देंगे? हाँ। नहीं सर, उसका बेल बॉन्ड फिर भरते हैं कोर्ट में, हम्म हम्म। सिक्योरिटी देते हैं सर, जो ऑर्डर किया हुआ रहता है 2 सिक्योरिटी, अच्छा, तो उसको जी जी जी। अच्छा, ये सिक्योरिटी जो दी जाती है, ये जी सर। क्यों कोर्ट मांगती है? सिक्योरिटी क्यों मांगती है? कि एक्यूज यदि कभी अपेयर नहीं होगा तो जो सिक्योरिटी दिए हैं उसी से पूछताछ करेगी, उसको बुलाकर। पूछताछ करती है और कुछ उसका कोई नुकसान भी हो सकता है क्या सिक्योरिटीज का? यदि एक्यूज सर अपेयर नहीं होगा तो जितना का सर बेल बॉन्ड जैसे हम लोग भरते हैं 10,000 दो, तो 10,000 रुपया उसको देना सरकार को। अच्छा अच्छा, मान लीजिए एक्यूज क्या होता है, बेल तो पा गया और फिर वो एब्सकॉन्ड कर गया, भाग गया, तो एक बीइंग ए प्रोसिक्यूटर
कोर्ट में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो सर सम्मन भिजवाएं, उसके बाद फिर सम्मन पे नहीं आएगा तो फिर वारंट भेजा जाएगा। और वारंट में नहीं पकड़ में आया तो? फिर सर कुर्की जब्ती का आदेश लेंगे। सीधे कुर्की पे चले जाएंगे या उसके पहले भी कुछ करना पड़ेगा? कोई उद्घोषणा तो नहीं करनी पड़ेगी? सर 82 83 का तो प्रोसेस होगा। अच्छा, तो 82 और 83 में एक ही चीज है या अलग अलग है? नहीं सर, अलग अलग उद्घोषणा और 83 कुर्की जब्ती। तो क्या ये जरूरी है कि कुर्की से पहले उद्घोषणा की कार्रवाई अमल में लाई जाए? जी सर। अच्छा, आजकल आप तो अधिवक्ता भी हैं, तो आपने देखा होगा जो कुर्की मांगने जाते हैं, विवेचक जब जाता है, थानेदार जब जाता है, तो कहते हैं नहीं नहीं पहले एक मुकदमा लिखिए उसके खिलाफ। वो किस धारा में मुकदमा लिखी जाती है? नहीं समझे सर। सवाल मेरा ये है जी सर। कि 82 कार्रवाई हुई, उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर उद्घोषणा फरार घोषित कर दिया गया। जी फिर कुर्की लेने के लिए विवेचक जो है पहुंचा संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ। जी मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं नहीं, पहले आप इसके खिलाफ एक मुकदमा लिखिए और लिख के बताइए, तब हम कुर्की का आदेश करेंगे। तो ऐसा सुना है आपने? नहीं सर, नहीं सुना है सर। अच्छा, तो क्या आपके अध्ययन में से जो विधि का प्रावधान है, कोई ऐसा प्रावधान आकृष्ट होता है जिसमें कि उसने तो बेल लिया, वचन दिया कि आप जब बुलाएंगे तब हम हाजिर होंगे, जी सर। और हाजिर नहीं होते हैं तो आप, तो उसके खिलाफ तो क्रिमिनल केस एक रजिस्टर हो सकता है। जी सर। और ये बकायदा सोच विचार के इसका संशोधन के थ्रू डाला गया है आईपीसी में। है कोई ऐसा प्रावधान आपके संज्ञान में? सर सर होगा, हमको जानकारी नहीं। 174 ए का नाम सुना है कभी? नहीं सुना। अच्छा, अच्छा ये बताइए, ये जो आईपीसी की धाराएं लगती हैं, अकेले एक धारा वाले मुकदमे मजिस्ट्रेट कोर्ट में तो कम आते हैं। ये बंच ऑफ सेक्शंस होते हैं, कई धाराओं का एक वो सम्मिलित रूप से रहता है। तो ज्यादातर किस तरह की आती हैं जो एक साथ चले आते हैं? जी सर, फिर से अच्छा दोबारा चलिए, बताइए। मेरा सवाल ये है जी सर। कि मारपीट हुई, मारपीट में गाली गलौज हुआ और जान से मारने की धमकी दी, उसके गमले तोड़ डाले, साइकिल तोड़ डाले, तो कौन कौन सी धारा लगेगी? 323 वासा 324 325 26 504 506 ये सब तो रहता ही। जो गमले टूट गया उसकी कोई धारा नहीं है? जी सर। मेरी आवाज सुन रही हैं आप? गमले बीच टूट में गए, रुक गई। साइकिल टूट गया, उसकी भी तो कोई धारा निकलनी चाहिए ना। जी सर। तो आपके आकलन के हिसाब से कौन सी धारा इसमें और होनी चाहिए? चलिए, रिश्ती सुना है आपने? मिसशिप, जी सर। साइकिल तोड़ा, गमले तोड़े तो मिसशिप तो हो जाएगा ना। मिसशिप आवाज का नहीं आ वो रही। जो हम कह रहे हैं कि साइकिल तोड़ दिया, गमले तोड़ दिए, तो रिश्ती का अपराध तो बन जाएगा ना। जी सर 225 तो ये 425 है।
425। तो 425 के रूप में तो लगता नहीं है, 425 तो परिभाषा वाला है ना। जी सर, ठीक। तो उसमें तो जो भाई 506 आपने बताया, जी तो 506 तो दंड का प्रावधान है, और वो अपराध तो 503 में होता है। तो इसी तरह से 425 के बजाय कुछ और लगता है। रिश्ती का परिभाषा किस सेक्शन में है? 425 में है सर। तो परिभाषा वाली धाराएं कोर्ट में चलती है या जो नहीं सर, दंड वाली दंड होती है? दंड दंड वाली चलती है। तो दंड वाली कौन सी धारा लगेगी? 425 का दंड 400 सर, याद नहीं आ रहा। अच्छा, एक क्या ऐसा तो नहीं है कि आप भाई पारिवारिक दायित्वों में इतनी उलझी हुई है कि कचहरी में आप इनरोल्ड हैं लेकिन जाती कम है? कम जाते हैं सर। कभी कभार जाती हैं जब केस मिल जाता होगा। जी, जाते हैं कभी कभी। अच्छा, कोई ऐसा केस आपने देखा जिसमें वो की जो एक्यूज है वो आता है और कहता है कि मैम सही बात तो ये है कि मैंने चोरी किया है, मारा पीटा है, सेंध मारा है, जी लेकिन आप हमको बचा लीजिए। जी। तब भी आप केस उसकी तरफ से ले लेती हैं या छोड़ देती हैं कि नहीं नहीं तुमने अपराध किया, हम नहीं लेंगे? नहीं, लेते हैं सर। ले लेते हैं, ये जी जानते हुए कि वो अपराधी है? जी सर। अच्छा, तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानते हुए कि अपराध है आपने केस उसकी लड़ रही है, कोई आप किसी तरह के प्रतिबंध की भागीदार तो नहीं बन जाती हैं? नहीं सर। कानूनन कानून आपको घेरना चाहे तो घेर सकता है क्या? नहीं सर। नहीं घेर सकता। क्या है, कोई संरक्षण है कहीं पे? कानून का कोई संरक्षण प्राप्त है अधिवक्ता को कि ये जानते हुए कि वो अपराध करके आया हुआ है अभियुक्त? सर, हम और लोग का काम काम है अपराधी को बचाने का, तो ये कहाँ इसलिए लिखा है? कहाँ लिखा है अपराधी लिखा को नहीं बचाना? लिखा हाँ, नहीं है सर, लेकिन काम तो हम लोग नहीं। लिखा नहीं है? नहीं लिखा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लिखा भी है। सर, हमको सेक्शन याद नहीं है। एविडेंस एक्ट में कुछ है ऐसा प्रावधान? विशेषाधिकार वगैरह का देखा है आपने? अधिवक्ता और क्लाइंट के बीच के जो बात है जी वो सर। तो प्रिविलेज हो गया ना, विशेषाधिकार से युक्त हो गया वो। जी और वो कोई पूछ ही नहीं सकता, आपको बताने के लिए विवश नहीं कर सकता, तो इसलिए आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होंगे जब कोई फैक्ट ही किसी के नॉलेज में नहीं रहेगा, क्योंकि वो प्रिविलेज है। तो आप हमको कैसे संतुष्ट करेंगे कि आपको कानून से ही संरक्षण प्राप्त है कि अपराधी को बचा सकती हैं? अपराधी को यह अधिकार है कि वो अपने बचाव के लिए अधिवक्ता रख सकते हैं। इसलिए अधिवक्ता जानते हुए कि वो अपराधी है, उसका बचाव करते हैं। अच्छा, अपराधी को ये अपना अधिवक्ता रखने का और रख के बचाव करने का अधिकार प्राप्त है, ये क्या संवैधानिक संरक्षण है क्या? संविधान में भी ऐसा कुछ उपबंध है? संविधान में जरूर है सर। कहाँ है? सेक्शन आर्टिकल 21 में सबको। आर्टिकल 21 तो बहुत व्यापक अनुच्छेद है। जी वो तो बड़ा वाला मंदिर है, कुछ छोटे छोटे मंदिर भी हैं जिसमें ऐसे मिल जाते हैं उपबंध। जी सर हैं। कुछ अगल बगल के पड़ोसी या उपबंध भी हैं अनुच्छेद में क्या, जिसमें ये लिखा भी है 19 अधिवक्ता से अच्छा। हम्म। आर्टिकल 19 भी है सर। अच्छा, 19 में मिला हुआ है। 19 में, लेकिन अभी ध्यान आया कि उसमें तो
कुछ भाषण उषण देने का है अधिकार? नहीं, ऐसा तो ही नहीं है कि 19 और 21 के बीच में हो 20 या फिर 22 में हो। सर याद सही से नहीं आ रहा है सर। अच्छा, याद है सही सर से नहीं आ रहा। अच्छा, दूर दूर से क्या याद आ रहा है? 2-3 गेस कर दीजिए। 20 में सर या 22 में? 20 या 22 में। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो अच्छा, आप ये पीओ जो मेंस का एग्जाम दिए हैं, एक आखिरी सवाल बता दीजिए, इसमें से लॉ से रिलेटेड क्या क्या है सिलेबस में? आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पढ़ था सर, और 6 माइनर एक्ट थे सर, और जीके जीएस था, और हिंदी इंग्लिश। बस इतना ही था? मैंने आपसे जीके जीएस का तो पूछा ही नहीं, अब तो लॉ का पूछ रहे हैं। लॉ में जितना आपने बताया है उतना ही था कि कुछ छूट रहा है? कुछ छूट रहा है? सीआरपीसी सीपीसी सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस, और सर माइनर लॉ थे 6। अच्छा, भारत का संविधान नहीं था? नहीं सर, संविधान सर नहीं पढ़ना था। अच्छा, संविधान नहीं संविधान था उसमें? नहीं सर। एकदम पक्का है? पक्का है पक्का आपका? सर, जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो माइनर एक्ट आप बता रही है, 6 माइनर एक्ट है? जी तो 6 जो है, जी सर। और 6 का नाम बता दीजिए उंगली पे ऐसे गिन के। जी सर, पॉक्सो एक्ट था, फिर हम्म आर्म्स एक्ट था, फिर हम्म भ्रष्टाचार अधिनियम, दहेज प्रतिशोध अधिनियम, और सर दहेज एसटी एक्ट था सर, और एक विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। अच्छा, ठीक है ममता जी, बहुत अच्छा, मेरी शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट मैं सर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी प्रणाम सर। ओझा सर। हो गया सर? हाँ ठीक है। हाँ सर। सर, हाँ, मैं थोड़ा अभी ट्रांजिट में हूँ ममता जी, तो आपसे 5-6 सवाल ही पूछूंगा। जी सर। सबसे पहले तो आपको मैं शुभकामना देता हूँ कि आप परीक्षा के इस स्तर में इतना अच्छे क्षम से पहुंची हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं धन्यवाद आपसे सर। पहले ही जानना चाहूंगा कि आपका इंटरव्यू कब है, और थोड़ा जोर से बोलिएगा क्योंकि मैं ऐसी जगह पे हूँ मुझे सुनाई पड़े अच्छे से। 6 अक्टूबर को है सर। 6 अक्टूबर को है, तो आपके पास बढ़िया समय है, बहुत अच्छी बात है। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपने कभी अपनी सेवा के दौरान जब आप कोर्ट जाती हैं, तो कभी भी आपको अपने महिला होने के कारण किसी प्रकार के भेदभाव या किसी प्रकार की बाधा ऐसा महसूस हुआ अपने कार्य के नहीं निष्पादन में? सर, नहीं सर, नहीं। जो आपके कॉलीग्स हैं, जो आपके सीनियर हैं, सब लोग बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक रूप से जी सर। आप जी टीम के सदस्य के रूप में आपको मानते हैं। बहुत अच्छा। जी सर। कभी कोर्ट की ओर से या अभियोजन पक्ष की ओर से कोई परेशानी ऐसी? नहीं सर, कोई परेशानी काफी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो जी। इसका मतलब आप मानते हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें महिलाओं जी के प्रति सम्मान तो बढ़ा ही है, रहा ही है, जी और सर। जी उनके सर। उनके सहभागिता को लेकर भी बहुत सकारात्मक विचार रखते हैं वो पूरी न्यायिक जो जी सर। संस्था है। जी बहुत अच्छी बात है। कभी आपको किसी महिला जज के समक्ष भी अपना जो है वो करने का मौका मिला, बहस करने का जी अवसर सर। मिला? जी सर। जी सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बस बहुत तो ही नहीं अच्छा। सर, कभी गवाही आपको कराए हैं। गवाही कराए? ओके ओके, बहुत ही बढ़िया बात है। कंप्लेन, और कंप्लेन भी फाइल ये की है। कंप्लेंट भी फाइल किया है, ठीक है। तो कंप्लेंट और एफआईआर का भी अंतर बता दिया जाए फिर, लगे हाथ। सर परिवाद कंप्लेन जो होता है सर, सेक्शन 2 घ में है सर, 2D में। और सर ये ओके मौखिक और लिखित हो सकते हैं सर, और ये मजिस्ट्रेट के समक्ष किए जाते हैं सर, मौखिक या ओके लिखित में। और इसके बाद वो मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है सर 192 में। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया सर उसको किया जाता है। और ये एफआईआर सर संज्ञेय मामलों में पुलिस के यहाँ थाना में किया जाता है सर। और उस जब वो कोर्ट में आता है सर, तब उसके बाद हम लोग काम करते हैं। एफआईआर अपने जो जुरिस्डिक्शनल थाना में ही होना जरूरी है या कहीं भी हो सकता है? जुरिडिक्शन
जो अपने क्षेत्राधिकार में ही होता है। सोच लीजिए, एक बार विचार कर लीजिए। सर जैसे कि हो सकता है सर, हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। बहुत अच्छा। 0 FIR का आपने नाम सुना होगा। जी सर, जहाँ घटना घटित हुआ या हम वहाँ पे नहीं है तो कहीं से भी हम FIR कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। ये बताइए कि आपने सुना होगा कई बार, आप तो खैर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो आप जानती होंगी कि किसी को पुलिस के समक्ष यदि कोई बयान दिया है किसी अभियुक्त ने, तो वो साक्ष्य के रूप में वो स्वीकार्य नहीं है किसी भी कोर्ट में। साक्ष्य के रूप में वो स्वीकार्य नहीं होता है सामान्यतः, है ना? जी। तो ऐसा कहाँ है प्रावधान कि ऐसा होना चाहिए या नहीं? एविडेंस में सर 25 में है, सेक्शन 25 में कि पुलिस के समझ किया गया जो बयान है वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है। और जैसे जब अभियुक्त कोई गिरफ्त में आता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए कई बार उसका ब्लड सैंपल मांगते हैं, DNA का सैंपल मांगते हैं, उसका फोटो लेते हैं, तो वो क्यों मदद करें? वो भी तो आप उसको फोर्स कर रहे हैं उसके अगेंस्ट एविडेंस देने का। आप मानते हैं कि इससे भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उसको? वो तो पुलिस का एक प्रक्रिया है सर, वो करती है। उसमें कोई दबाव थोड़े डाला जा रहा है आपको कुछ स्वीकार करने के लिए, है ना? वो तो एक इंडिपेंडेंट एविडेंस की प्रोसेस है, वो जरूरी नहीं कि आपके खिलाफ ही निकले, है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताइए कि आपका जो अनुभव रहा पिछले 10 वर्षों में, जितना भी आपने प्रतिनिधित्व किया है न्यायालय में, उसके तहत आप जब आप अभियोजन पक्ष की तरफ जाएंगे, अब ईश्वर करें, हम सबकी प्रार्थना है कि आपका हो जाए, तो जब आप अभियोजन पक्ष की तरफ से काम करना शुरू करेंगे, तो कौन से वो 2 या 3 अनुभव है अपने जो आपको सबसे ज्यादा काम आएंगे वहां पर? बीच में आवाज सर रुक गई थी। मैं फिर से बोलता हूँ, आपने अधिवक्ता के रूप में जब प्रतिनिधित्व किया है, अपने पक्ष का, बचाव पक्ष का प्रतिनिधित्व करती रही है, इसमें से 1 या 2 कौन सी सीख है जो आप समझती हैं कि जब आप अभियोजन की तरफ से काम करेंगे तो उसका आप इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि आपने इधर का भी अनुभव लिया हुआ है? आराम से सोचकर बताइए कि क्या आपके काम आ सकता है। सब प्रक्रिया तो सारी वही रहेगी। जैसे चार्ज हुआ तो उसमें होगा कि इधर डिफेंस की तरफ से जब चार्ज बनता है तो उसमें हम लोग अपोज करते हैं कि ये गलत चार्ज बना है, इसमें ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अभियोजन की तरफ से काम करेंगे सर, तो उसको बोलेंगे कि नहीं, ये होना चाहिए, यही होगा। ओके, लेकिन कुछ ऐसा तिकड़म या कोई ऐसी चीज आपके ध्यान में आई हो पिछले 10 वर्षों में जो कि गलत होती है, और वो आप अभियोजन में जब जाएं तो वो आप उंगली उठा सकें कि ये गलत झूठ बोल रहा है या यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है? कोई एक उदाहरण। बचाव पक्ष कई बार बहुत सारी युक्तियों का उपयोग करता है ना? जी सर। उस परिप्रेक्ष्य से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हो सकता है। जैसे मैं आपको मदद करता हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको फंसाया जाए, मेरा उद्देश्य है कि आपके विचार जाने जाए। जैसे गवाही को तैयार करने के लिए कई बार बहुत सारे तिकड़म इस्तेमाल करते हैं ना बचाव पक्ष की ओर से। सर हम लोग उसको जो बुलवाना रहता है सर, वही सिखाते हैं हम लोग कि ऐसे करके बोलना तो हम लोग बच जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो जब आप अभियोजन पक्ष में जाएंगी तो इस बात की तो संभावना है कि आप सामने वाले गवाह को पकड़ लेंगे, जल्दी पकड़ लेंगे कि ये सिखाया पढ़ाया हुआ है, अनुभव का आपको लाभ मिलेगा। बस वही मैं जानना चाह रहा था। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं? बहुत सारी चीजें होंगी, तो इस पर विचार कीजिएगा। आपके पास होना चाहिए कि बोल सके आप ये कुछ जो है वो तिकड़म करने पड़ते हैं, बिना ये कहे हुए कि मैंने किए हैं। आपको बोलना है कि ऐसे ऐसी चीजें हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। तो हो सकता है कि इसके अनुभव के आधार पर मैं उस चीज को पकड़ने में जो है या मदद करने में प्रोसिक्यूशन की ज्यादा बेहतर स्थिति में हूं, क्योंकि मेरा अनुभव इस साइड का भी है। बस इतना ही बोलना है, ज्यादा कुछ विशेष नहीं बोलना है, उतना बोलने से हो जाएगा, है ना? फिर ये बताइए कि आप ऐसा मतलब आप ही बता पाएंगे अच्छे से कि जब एपीओ का जो पोस्ट है वो तो ट्रांसफरेबल है, पूरे स्टेट में कहीं भी हो सकता है ट्रांसफर। जी सर। तो आपने कैसे सोचा है? आपके अभी जो बच्चे हैं वो कितने बड़े हैं?
बच्चे सर दोनों डॉक्टर हैं, दोनों मेडिकल में हैं। वेरी गुड। तो आप जब ट्रांसफरेबल जॉब में जाएंगे तो कैसे आपको सहयोग मिलेगा आपके परिवार का? आप कर पाएंगे वो जॉब? जी सर, अब परिवार में ज्यादा कोई है नहीं, बस पति पत्नी हम दोनों हैं सर। ओके। बच्चे और वो बच्चे दोनों बाहर ही चले गए। वो क्या करते हैं? हस्बैंड रिटायर कर गए सर 2021 में। ओके ओके ओके। हालांकि शायद इंटरव्यू पैनल को ये जानकारी रहती नहीं है, तो इसलिए इस पर प्रश्न नहीं पूछेंगे। शायद इंटरव्यू पैनल को पता नहीं रहता है फैमिली के बारे में, तो उस पर प्रश्न नहीं करते हैं। तो यानी आप एक ट्रांसफरेबल जॉब में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए। जी बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। मैं समझता हूँ मेरी तरफ से इतना ही है। मैं वेट करता हूँ, अभी हम फीडबैक में फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। ठीक है। हेलो जी श्योर हो गया सर? मैडम? जी सर, जी सर, जी सर। या। ममता जी, जी सर। आवाज आ रही मेरी? नमस्कार जी ममता सर, आ रही जी। नमस्कार सर। ममता जी नमस्कार। नमस्कार सर। आवाज आ रही मेरी ममता जी? आवाज आ रही है सर, लेकिन ममता जी जी सर। ने आप कोई एज ए प्रोसिक्यूशन अफसर कोई आप केस देख रही हैं, जी। तो आदमी अभियुक्त है, वो आपका भाई है, तो जी सर। आप क्या क्या करेंगे उसमें? सर जैसे जैसे अन्य अभियुक्तों के साथ करें, जैसे जो प्रोसिक्यूटर का जो काम है सर वही करेंगे, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। आप ये नहीं कहेंगे कि हमको इस मामले से अलग कर दिया जाए? अलग आप अलग करने आपका हाँ, क्या आप कहते भाई मेरा भाई है, मैं इस मामले में नहीं काम करूंगी, क्या आप कहेंगे? यह भी कह सकते हैं सर, यदि हो सकता है कि और को लगे कि ये भाई है, ये बचाव करेगी भाई का, इसलिए। आप करेंगे क्या? सर हम तो करना चाहेंगे। मतलब आप उसको करेंगी? जी सर। बाद में आरोप नहीं लग सकता, मान लो आदमी छूट गया? जी सर, आरोप तो लग सकता है, लेकिन हम तो चाहेंगे करने की। तो अगर ऐसी बात, तो जो ये जजेस है अपने को रिक्यूज क्यों कर लेते हैं, क्यों बोलते हैं इस मामले में नहीं काम करूंगा? ऐसा क्यों बोलते हैं जज? सर पक्षपात न करे इसीलिए बोलते हैं, पक्षपात न हो जाए। जज जो है वो पक्षपात न करे, अपने को अलग कर लेता है। जी एज एपीओ आप अपने को अलग नहीं करोगे? सर, यदि दबाव रहेगा तो जरूर कर लेंगे। इसका फैसला कौन करेगा? आपने किसी केस में आपने गवाही कराई होगी ना? जी सर, दो चार केस में तो जरूर करवाएं। तो कोई गीता की शपथ लेते हैं ना उसमें? सर नहीं लेते? शपथ सर गीता तो नहीं रहता है वो, सर लिखा हुआ रहता है कि मैं जो भी कुछ कहूंगा कहूंगी, जो भी कुछ कहूंगा कहूंगी उसको सच कहूंगी और भगवान मेरी मदद करे। लिखा हुआ रहता है सर तख्ती में एक, और उसी को देख करके पढ़ के सुना। तो भगवान का इस्तेमाल क्यों होता है, खुदा का क्यों नहीं होता है? खुदा और ईश्वर दोनों बोले सर, खुदा और भगवान दोनों लिखा रहता है। अल्लाह अल्लाह और ईश्वर मेरी मदद करे। जीसस या ईसा का क्यों नहीं? भगवान शब्द का इस्तेमाल होता है ना? जी। ऐसा क्यों होता है? जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, वो ठीक नहीं है। ऐसा होता नहीं है। या कोर्ट में तो सर ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो नहीं होता, हम लोग के कोर्ट में तो जो पिक्चरें बनती हैं गीता पे हाथ रख के, वो गलत पिक्चरें दिखाई जा रही, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सर ये तो हम नहीं करते, रियल में तो सर हम नहीं देखते। आप वकालत का व्यवसाय छोड़ के आप एपीओ क्यों बनना चाह रही हैं? सर सही बात है कि हम सरकारी नौकरी करना चाहते थे शुरू से, लेकिन हमको मौका नहीं मिला था सर। सरकारी नौकरी में क्या फायदा है?
सरकारी नौकरी में सर एक ड्यूटी है, इतना बजे से इतना बजे तक काम करके फिर आप अपना घर में आके आराम करें। जो वकालत में तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आप चाहे काम मत करो, जितना मन उतना काम करो, जितना चाहे उतना पैसा कमाओ। यहाँ तो आपको टाइम का बंधन, वहां तो टाइम का बंधन नहीं है, आप खुद ही अपने मालिक हो। जी सर। आपका विवाह हुआ था, आप कितने साल के थे? सर 18। 18 साल में विवाह होना ठीक होता है? नहीं सर, लेकिन हम लोग 5 बहन थे सर, इसलिए पिताजी ने जल्दी कर दिया था। और 18 साल से कम नहीं, 18 साल हो गए थे? 18 साल। तो 18 साल से कम उम्र में जो विवाह किया जा सकता है? नहीं सर, कानूनन तो नहीं। अगर कर दिया गया तो क्या होगा? शून्य होगा सर। अगर 18 साल से कम उम्र में कानूनन विवाह नहीं किया गया तो क्या बच्चे वैधानिक होंगे? वॉइड एंड वॉडेबल मैरिज में क्या फर्क है? आवाज आ रही मेरी ना? आवाज आ रही है सर। वॉइड एंड वॉडेबल मैरिज में क्या फर्क है? सुनने और सुनकर नहीं बता सकते। बच्चे क्या करते हैं आपके? सर दोनों डॉक्टर हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा उपलब्धि। कहाँ से किया डॉक्टरी लोगों ने? ये सर एक डेंटिस्ट है सर, अभी एमडीएस कर रही है, दोनों बेटी है। अरे वाह। और एक सर एमबीबीएस में है सर, मथुरा में। ओके। पति क्या करते हैं आपके? सर रिटायर कर गए सर, गवर्नमेंट जॉब में थे, 2021 में रिटायरमेंट। किस जॉब में थे वो? सर कोर्ट में सर क्लर्क थे। बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा आपका। बच्चे आपने पढ़े किए, बच्चे डॉक्टर हो गए, हाँ, आपने वकालत किया। बहुत अच्छा ममता जी, धन्यवाद धन्यवाद। चलो अनुज जी बताइए फीडबैक सेशन। सर ममता जी। जी सर। पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है। सर आपने आपसे नमस्कार कहा, आपने भी नमस्कार कहा, तो बोर्ड जब भी आपसे ऐसे अभिवादन करे, आपको उस तरीके से अभिवादन नहीं करना है, ठीक है। बड़ों के साथ कैसे करना है वो आप नमस्ते कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, जो भी है, नमस्कार नहीं करना है आपको, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज, मैरिज जो 18 वर्ष से कम उम्र की होती है वो वैलिड मानी जाती है हिंदू लॉ में, ठीक है, लेकिन पनिशेबल होती है। कोई भी मैरिज जो बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स है वो आपकी एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके लॉ में कुछ बेसिक्स प्रैक्टिस में आपके जो सामने आया है उस पर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है। यानी तथ्य भी जानते हैं आप कुछ, उसके बारे में कॉन्सेप्ट भी जानते हैं, थॉरो स्टडी नहीं है, ये मेरा मानना है, ठीक है ना। जी सर, सही बात है। मैंने आपसे वारंट केसेस के बारे में बताया, पूछा, उस पर भी आप आंसर नहीं कर पाए। जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस में क्या फर्क है वो आपने नहीं बताया। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, यदि आप क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस कर रही हैं और 10 साल यदि आप बताएंगे, ठीक है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वहां भी यही बताएंगे, क्योंकि इस गैप को आपको फिलअप करना है, तो आप प्रैक्टिस बताएंगे, और प्रैक्टिस बताएंगे तो फिर ये चीजें आपके सामने होनी चाहिए। या तो फिर आप कह दीजिए कि कैजुअली करते हैं। 10 साल की प्रैक्टिस का मतलब समझ रहे हैं, आपका पूरा लॉ जो है क्रिमिनल लॉ तो कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो बेसिक चीजें हैं आप उन पर ध्यान दें, बहुत बेसिक चीजें जो हैं आपकी, ठीक है। और इस पे बहुत कुछ काम नहीं करना है आपको। जो इंटरप्रिटेशन क्लास है कम से कम उन्हें आप ध्यान दे लीजिए कि क्या है, ठीक है। और आप कम से कम इतनी चीजें ध्यान रखिएगा आपके जो प्रैक्टिस में है कि आपने किन की चीजों पर अभी तक केस देखा है
उनके बारे में आपकी एक स्टडी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप वहां पे फेक बता करके नहीं चल पाएंगे, वहां ट्रैप कर लिया जाएगा आपको जो है। यदि आपने जैसे ही प्रैक्टिस बोला फिर ये मान लिया जाएगा आप से जो एक्सपेक्ट किया जाएगा वो बेहतर आंसर किया जाएगा, ठीक है। तो इन सारे जो एक्ट्स हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने आपसे कहा था क्रॉस जो एग्जामिनेशन है उसका पर्पज क्या है, इसे भी आपने अच्छे से आंसर नहीं करा है, ठीक है। उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। आपने कहा कि लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन में ही लीडिंग, मेरा क्वेश्चन था कि आप पर्पज बताइए क्रॉस एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो आपको एक लाइन में आंसर कर देना चाहिए था कि उसका पर्पज क्या है, सिर्फ सत्यता का पता लगाना है, टू फाइंड आउट द वेरोसिटी, ठीक है, या उसको चेक करना है, उसकी इम्पार्शियलिटी चेक करना है यदि कोई विटनेस आया हुआ है तो उसके 2-3 पर्पज हैं जो कि कॉन्क्रीट है, आप इतना से बोल करके निकल जाएं आप, ठीक है। बाकी सब ठीक है। आप बाकी सर के प्रश्न पर अभी सर बताएंगे आपको। जायसवाल सर जो है कि आप वहां पे सेक्शंस जो मेंशन कर रही थी आप ठीक बता रही थी, 436, 437, 438, फिर कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, वो आपका बेहतर पार्ट था। तो मेरे हिसाब से ये है कि आप अभी कुछ और जो टाइम आपका शेड्यूल कब है इंटरव्यू का? 6 अक्टूबर को सर। 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर है, तो आप दो दिन सिर्फ आप एक स्लॉट ले लीजिए, 2 दिन आप ला पढ़ लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर 2 दिन लग करके पढ़ लीजिएगा, पूरी सीआरपीसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कम से कम एक बार आपका रिवीजन होना जरूरी है, ठीक है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है बस, और ठीक है, आप बेहतर है आपका होगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद। और ये एक बात ये जान लीजिए कि अभी, हाँ सर आ गए हैं। सर आप लें, सर अनम्यूट कर लें, सर अनम्यूट, आप अनम्यूट नहीं है। अनम्यूट कर लें सर। अच्छा ठीक है ठीक है सर हाँ ममता जी, आवाज सुन रही मेरी? जी सर, प्रणाम सर। हाँ ममता जी, देखिए मैं आपका 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, आपका इंटरव्यू इसी पे चलने वाला है, आप ये जान लीजिए। और उसमें क्या है कि एक बात तो समझ में आ गई कि आप कोर्ट तो जाती हैं, काम भी किया है आपने, लेकिन एक वो उतनी कंटिन्यूटी में नहीं है। आप इसके के अलावा एक थोड़ा सा कन्वीनियंट ढंग से आपने लीगल प्रैक्टिस की है, और आप क्रिमिनल लॉ अपना बता रही हैं, फील्ड वो भी ठीक है, बट थोड़ा वर्क कर लीजिए, जो भी टाइम है आपके पास उसमें क्या है ना कि तरीका एक डेवलप कर लीजिए कि बीइंग ए क्रिमिनल एडवोकेट, उसमें भी आपका मेन फोकस क्या होता है, डिफेंस की तरफ से होता है, 90 एंड एबव आप समझ लीजिए कि वही आपका रहता है। कभी कभी आप प्रोसिक्यूशन से भी होते हैं, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। और उसमें क्या है ना कि जैसे ये बहुत जरूरी है कि जब आप बताएं प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी अपीयर हुई हैं, तो वहां देखिए प्रोसिक्यूटर का परमिशन और कोर्ट का परमिशन, ये दोनों से संबंधित प्रोविजन है, आप उसको देख लीजिए। 301 देख लीजिए, और कई जो अभी अमेंडमेंट हुए हैं, डायरेक्ट एग्रीड पार्टी भी कोर्ट से परमिशन अपने जो है प्राइवेट काउंसिल रखने के लिए ले सकता है। और डिफेंस में आपको देखिए, आप थिंक करिए कि क्या क्या काम करना पड़ता है। आप वकील हैं, शुरू में आई होंगी तो आप जो है एप्लीकेशन सीनियर लिखवाते होंगे, बेल एप्लीकेशन, एडजस्टमेंट एप्लीकेशन, फिर उसके बाद आप अपीयर होती हैं, धीरे धीरे बेल में अपीयर हुई, फिर सिक्योरिटीज दाखिल करवाने में अपीयर हुई। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा तो आप सीनियर के साथ जाके ट्रायल फेस करने में असिस्ट करती रही। फिर छोटे मोटे जो केसेस हो गई उसको आपने बयान कराया। तो ये सारे का बेस करके करिए। और अभी ये आप बताएंगे कि 323 का किया है, 326 का किया है केवल, तो नहीं चलेगा। ये बंच ऑफ सेक्शंस होते हैं, सम्मिलित रूप से कई धाराएं होती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मारपीट, गाली गलौज, आपने बहुत बढ़िया बताया, धाराएं तो बताई, लेकिन आप 323
और 326 दोनों बता रही हैं, तो आप बताइए कि वहां पे आपको थोड़ा सा साथ रहना पड़ेगा क्रिमिनल एक्सपर्ट की तरह से कि भाई 323, 324 या 325, 326, है ना? वो शब्दों का चयन करिए, क्योंकि वो या तो सिंपल हर्ट होगा या ग्रीवियस हर्ट होगा। ठीक है, कभी कभी जो ग्रीवियस हर्ट लगता है तो सिंपल हर्ट का भी सेक्शन लग जाता है। ठीक, तो आप और आसपास की धाराएं देखे रहिए कि जैसे अंतर पूछा गया कि 323, 326 में क्या अंतर है, तो आपने ठीक बताया कि सिंपल हर्ट है और ग्रीवियस हर्ट है, लेकिन वहां 326 थोड़ा डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, डेंजरस वीपन है, कुछ एसिड वगैरह भी उसमें आता है। एसिड के लिए अलग से 326 ए और इस तरह के भी आ गए हैं, है ना? तो आप इस तरह से करके देखिए, तो आप विचार करिए, कोर्ट में आपने देखा होगा, आपको पता है, तो उन्हें विचार करके उससे संबंधित प्रोविजन ढूंढ डालिए। एडजमेंट देखना है तो कहाँ पे है, तो आप 309 में देखिए, 317 भी पढ़िए, है ना? और वो जैसे आपने 82 जंप करके सीधे 83 बता दिया, तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि 82 होता है, फिर उसके बाद 83 होता है, फिर 174 का मुकदमा लिखा जाता है आईपीसी का, क्योंकि वो अमेंडमेंट करके कर दिया गया है कि जो है, जो भी आदमी कोर्ट से प्रॉमिस किया है और उसको तोड़ता है, तो फिर उसमें ये हो सकता है जिसने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ दिया है। तो एक बार देखिए, बैठ के अपना आईपीसी सीआरपीसी डायरेक्ट खोल लीजिए, इंडेक्स खोल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है। तो देखिए प्रैक्टिस में क्या क्या जरूरत आती है सीआरपीसी में, वो चीजें देख लीजिए, वो बहुत आगे काम आएंगी। कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसकी जरूरत हो तो किसी सीनियर लॉयर जो आपके रहे हों उनसे भी कर लीजिए कि साहब प्रैक्टिकल में कौन कौन सेक्शन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसमें भी आप क्रिमिनल का बता रही हैं तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में देखी है या सेशन में भी देखी है। सेशन का मतलब सब हो गया सेशन ट्रायल वाली, फिर ट्रायल भी देख लीजिए कहाँ से कहाँ प्रोविजन है। कहने का मतलब यह है कि आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी प्रैक्टिस ओरिएंटेड चीजों पे ध्यान दे दीजिए, थिंक भी करिए, स्टडी भी कर लीजिए और डिस्कशन भी कर लीजिए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये भी है कि देखिए बहुत एडवांस नहीं जाएगा, ये आपकी विशेष क्षमता को भी इंगित करेगा कि इतने दायित्वों का निर्वाह करते हुए और आप इस उम्र में भी आपके में वर्किंग कैपेसिटी है, उसको यूटिलाइज करना चाहती हैं, कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, क्योंकि मॉनेटरी आपको कहीं प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। तो ये आपका अंदर का स्पिरिट है कि जो नहीं, हमने जो करना था किया है और अभी भी हम कुछ करेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। पूजा जी। या पहली बात तो ममता जी ये है कि जैसे आया कि हमारा भाई आएगा हम रिक्यूज कर जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट जजेस क्या होते हैं, उनके किसी परिवार का कोई आदमी आता है उनको अपने रिक्यूज कर लेते हैं। आप ना हम रिक्यूज नहीं करेंगे, फिर क्या आप कंफ्यूज हो गई। और वाइड वाइडेबल मैरिज का आपको कोई कंटेंट का आइडिया नहीं था, तो आप उसको पढ़ लें। बाकी ठीक है, आपने बड़ा संघर्ष किया है, आप यहाँ तक पहुंचे हैं। शौर्य है, शौर्य? जी सर, जी सर। हाँ, कुछ है सलाह? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। और ममता जी, आप अगर पेन पेपर है आपके पास? 1 मिनट सर है। हाँ, अगर रखे हो तो अच्छे पॉइंट नोट कर लीजिए। मेरा मन है कि आपको लिखवा दूं आप उस पे, ताकि वर्क कर सके। 1 मिनट सर। जी सर। बस एक मिनट में गाड़ी लगा लूं। सबसे पहली बात सुने, सर लोगों ने तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आपको बता ही दिए हैं। पहली बात यह है, मेरी तरफ से पहला फीडबैक है कि आपको जो डिमीनर जिसको बोला जाता है, जो आप का बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका अपीयरेंस है, जो इम्प्रेशन है, वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो उसमें कोई बहुत अधिक सुधार की गुंजाइश नहीं है, बहुत ही अच्छा है, जरूरत भी नहीं है। बस एक चीज का वहां पर ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन में तो ये नहीं संभव है, आदमी की आंख इधर उधर चली जाती है, लेकिन वहां पे ध्यान रखिएगा कि आई कांटेक्ट जो है वो जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है उससे जो है वो दृष्टि संपर्क बनाए रखिएगा। और जब उनका उत्तर समाप्त हो जाए तो 2-3 सेकंड अवश्य लीजिए। वो आप ले भी रही हैं, अच्छी बात है, 2-3 सेकंड आप ले रही हैं उत्तर देने से पहले, ये बहुत अच्छी हैबिट है। और फिर जो है उसका उत्तर देना शुरू करिए। तो और उत्तर देने से पहले जो सोचने की प्रक्रिया है, उसमें जो नजर है वो आपके और पैनल के बीच की जो टेबल है
उस टेबल के बीचों बीच होनी चाहिए, तो वो ऑकवर्ड मूवमेंट को बचा लेता है। या हर बार देखना नहीं है, सोचते समय या ऐसे करने लगे, ये सब नहीं करना है ना। सीधे बैठे हुए हैं और टेबल के बीचों बीच अपनी नजर को 2-3 सेकंड के लिए केंद्रित किया और फिर से बोलना प्रारंभ कर दिया। ये बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आपको मौका मिले, आपको मिलेगा ही मौका, कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने 2000 में जब एलएलबी किया था तो इतने दिन आपने क्या किया, ये जरूर पूछा जाएगा। और उसके बाद आप बताएंगे कि आप पिछले 10 वर्ष से जो है वो इस प्रकार से अधिवक्ता के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब आप ये बताएंगे तो मैं ऐसा हो सकता है मौका मिले इस चीज का कि अच्छा तो आप कौन किस प्रकार से प्रैक्टिस करती है, कहीं ना कहीं बात आ जाएगी कि क्या प्रैक्टिस करती हैं। तो आपको अपने उत्तर में बिना अपोलोजेटिक हुए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बिना हुए धीरे से बता देना है कि जो बहुत ही सीमित, जो मतलब ओकेजनल है, आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत रेगुलर नहीं है। ये चीज पहले बता देने में कोई नुकसान नहीं है कि मेरा जो एक्सपोजर है सर, अनुभव जो है वो कुछ एक जो है वो सेक्शंस है उनके तहत मैंने काम किया है, और जो है वो परिवार के जो उत्तरदायित्व है उनको कम से कम 40 मिनट लगेगा, हम लोग नहा वहा धो करके बैठे। तू अगर लिख के दे देगी तो 10 मिनट में आ जाए। 10 मिनट लगेगा। तुम तुमको कितने बजे बोला था हमारे? 50 रेडी हो, 50 में ही नहीं आया तो निकल जाओ। ओके, लेट अस रिज्यूम। तो हम कह रहे थे कि आपको इस चीज का कहीं जिक्र ले आना चाहिए, मौका देखते ही आप एकदम सजग रहिएगा। जहां मौका मिले तो शुरुआत में ही बता देने में कोई बुराई नहीं है कि मैं प्रैक्टिस की हूँ, अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सके हूँ, लेकिन बहुत जो है ओकेजनल रही है मेरी प्रैक्टिस, और कुछ सीमित धाराओं को लेकर मैंने काम करने की कोशिश की है, बस। उसके बाद कुछ नहीं बोलना, इसमें कोई अपने आप को दयनीय नहीं दिखा, एज तथ्य, एक तथ्य के रूप में बता देना है बस। अपने आप को दयनीय नहीं प्रस्तुत करना है कि जो है मेरी बड़ी परिस्थितियां, कुछ नहीं, बस सीधे सीधे कि कुछ सीमित जो है मेरा सीमित ही अनुभव रहा है, लेकिन मैं पिछले 10 वर्ष से इससे जुड़ी जरूर रही हूँ। तो फिर वो आगे पूछेंगे कि अच्छा कैसे, फिर आगे बढ़ेगी। तब मेरा सुझाव है कि आप 5 से 10 सेक्शन तो तैयार कर ही लीजिए कि भाई इन सेक्शन, ताकि वहां पर आपको जो है 2-3 के बाद रुक नहीं जाए गिनती। और फिर इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि वही 5-10 धाराएं शायद होंगी जिनसे तुरंत प्रश्न उठेगा। तो ये आपके फायदे में ही है, मैं आपके फायदे की चीज कह रहा हूं कि आप अपनी तरफ से सप्लाई कर दीजिए उनको वो धाराएं जिसमें आप उत्तर अच्छे से तैयार करके जाइए, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। तो 5 तो कम से कम 5 मुख्य धाराएं तो आप तैयार कर ही लीजिए, और उसके बाद उनके जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है जो वो पक्ष अच्छे से तैयार कर लीजिए कि इसमें पहले ये एप्लीकेशन दिया जाता है, फिर ऐसे होता है, तो प्रोसीजर में वो बहुत इंप्रेस होता है सामने वाला आदमी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक पैनलिस्ट के तौर पर, मैं अगर मुझे कोई प्रोसीजर से संबंधित अच्छा जवाब देता है तो मुझे बहुत पसंद आता है वो, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत लगन और बहुत इन्वॉल्वमेंट चाहिए प्रोसीजर को अच्छे से समझने के लिए, याद रखने के लिए। तो एक वो अच्छी चीज रख लीजिएगा। नेक्स्ट मेरी तरफ से है कि जब आपको जैसे ही लग जाए कि नहीं ये तो हमको याद तो नहीं है, नहीं याद आ रहा है, जब आप श्योर है पहले 2-3 सेकंड में कि नहीं याद आ रहा है, तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप 3 सेकंड के बाद ही बोल दीजिए कि सर क्षमा कीजिएगा लेकिन याद नहीं कर पा रहे, और अधिक समय ना लीजिए, ताकि नया सवाल उठ जाए जल्दी से, और आप हो सकता है वो आपके फेवर का सवाल हो, तो उस संभावना को, उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाइए। आप इसमें समय ज्यादा देंगे तो वो बेकार बात, याद तो आएगा नहीं, है ना। और मान लीजिए कि जो सवाल पूछा गया था वो उस समय नहीं याद आया और 2-3 सवाल के बाद याद आया, ठीक है, याद आ गया वो चीज, तो आप वहां का माहौल देख के सबसे लास्ट में अगर आपसे कहा जाए कि आप कुछ और कहना चाहती हैं, तब आप बोल सकते हैं कि सर, मुस्कुराते हुए कि सर आप याद आया सर जो आपने प्रश्न पूछा था। फिर वो उनका मर्जी है कि वो आपसे बुलवाना चाहते हैं कि नहीं, बहुत विनम्रता पूर्वक वो कहा जाए, ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं, इट इज अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सफिशिएंटली आंसर दे दिया है बाकी चीजों का, तो फिर उसमें जिद में नहीं रहना है कि याद आ गया है तो उनको बता ही देते हो, नहीं, वो माहौल आपके ऊपर मैं निर्णय छोड़ता हूँ। अगर माहौल फ्रेंडली लगे और आपसे पूछा जाए कि आप कुछ और कहना चाहती हैं तो बोलिएगा, वरना कोई जरूरत, इट इज ओके। किसी चीज का मेमोरी वाला आंसर ना दे पाना कोई बेइज्जती की बात नहीं है ना, कॉन्सेप्ट वाला आंसर दे देना चाहिए। मेमोरी में नहीं भी आता, इट्स ओके, नथिंग टू वरी। नेक्स्ट इज कि आपने अपने आप को अच्छे से जो है, आपने कहा तो अच्छा, स्टैंड तो ठीक लिया, लेकिन बाद में स्टैंड बदला भी जब आपसे पूछा गया कि यदि आपके भाई ही आ जाए एक अभियुक्त के तौर पे, तो आप अपने आप को जो है वो आप लड़ेंगे केस या उससे अपने आप को रिक्यूज करना चाहेंगी।
है ना, हटाना चाहेंगी केस को। तो आपने पहले जो अपना निर्णय लिया कि आप ये कहेंगे कि नहीं मैं तो बहस करना चाहूंगा, तो मैं बहस करना चाहूंगी कि पीछे का एक जो जिसे कहते हैं ना सैद्धांतिक एक आधार भी होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा पाती हूँ कि मेरे मन में कोई पक्षपात का भाव नहीं आएगा। जी सिंपल सी बात है कि अगर रूल्स में होगा तो वैसे भी आपको करना पड़ेगा, कंडक्ट रूल्स में होगा तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों आप ऐसा कह रही हैं कि नहीं मैं तो अपने आप को रिक्यूज नहीं करूंगी, मैं अभियोजन पक्ष के साथ खड़े रहना चाहूंगी, तो जब आपसे क्यों पूछा जाए तो आप बताइए, क्योंकि मुझे अपने इंटीग्रिटी पर भरोसा है। साफ बात, सिंपल, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। बोले मुझे अपनी सत्यनिष्ठा पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं करना चाहूंगी सर। मैं अपने आप को टटोल कर ये बात बोल रही हूँ कि मेरा उससे डिगेगा नहीं कि सामने वाला मेरा भाई है, मैं अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कर सकता हूँ। कंडक्ट रूल्स में ही है, तब आप क्या कहेंगे, ध्यान सुनिए, दोनों उत्तर तैयार होने चाहिए। आप इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या एपीओ के ऊपर भी ये कंडक्ट रूल्स अप्लाई होते हैं कि यदि आपका कोई रिश्तेदार आ जाए तो आपको रिक्यूज कर लेना चाहिए। ये होमवर्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर उसका उत्तर आता है कि हाँ रिक्यूज कर लेना चाहिए, तब आप जवाब दीजिएगा कि मैं रिक्यूज कर लूंगी कि इस कंडक्ट रूल में लिखा है, और सर वैसे भी ये पुछल्ला लगाइए कि और सर वैसे भी ये एक मानी हुई मान्यता है कि निर्णय सिर्फ होना नहीं चाहिए, निर्णय होता हुआ दिखना भी चाहिए कि पूरे निष्पक्ष रूप से हुआ है कार्यवाही। तो इसके पक्ष में मैं नैतिक रूप से अपने आप को रिक्यूज कर लूंगा। तो दोनों उत्तर के लिए तैयार रहिए, अब जैसी सिचुएशन हो वैसा आप उत्तर दे दीजिएगा। नेक्स्ट इज, एक पूछा गया आपसे कि आप सरकारी नौकरी में क्यों आना चाहती हैं, तो आपने वस्तु जो है वो ठीक बोल दी। बात तो यही होता है कि आदमी जो है उसमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और लेकिन उसका मैं समझता हूँ ना सरकारी नौकरी का सबसे अच्छा पक्ष जो है वो है वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू समथिंग बिगर। आप एक ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करते हैं, आप राष्ट्र का जो राज्य की जो संकल्पना है उसका हिस्सा बनते हैं, और एक सोसाइटी में समाज में एक प्रतिष्ठित पद पर आसीन होते हैं और सेवाएं अपनी समर्पित करते हैं। याद रखिएगा जो सेवा का जो स्कोप है, जो सेवा का क्षेत्र है, वो किसी व्यक्ति या समुदाय तक सीमित नहीं रह जाता है, फिर उसका प्रभाव पूरे समाज और पूरे राष्ट्र को पड़ता है। तो इसलिए आप करना चाहते हैं। वो तो है ही कि सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, वो छिपाना नहीं, वो भी बोलना है, लेकिन उसे पहले नहीं बोलिए। मेरा कहना यह है पहले वो उसको तीसरे नंबर पे रखिए। पहले आप बोलिए कि सर ये बहुत ही प्रतिष्ठित एक नौकरी है जो है करना, और उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो किसी व्यक्ति या समूह तक सीमित नहीं है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, राष्ट्र की सेवा का भाव आता है मन में कि हम राज्य की सेवा कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, इसमें सर एक सेंस ऑफ जो है वो जॉब सेटिस्फैक्शन भी होता है, और दूसरा सर की ये जो है एक तरह की सिक्योरिटी भी देता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है, और फील गुड होता है सर। एक तरह का एक विचित्र, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत फील गुड आता है जब आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सरकार को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो एक फील गुड आता है। ये आपको ऐसे मुझे लगता है उत्तर देना चाहिए। इसमें सब कुछ आ गया और इसमें कुछ झूठ भी नहीं है, जो बात है वो सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसे कर सकते हैं। व्हाट वुड यू डू, ठीक है, ये हो गया। आपने वो 18 वर्ष वाला जवाब ठीक से दिया नहीं, शादी वाला, दोनों ही जवाब ठीक से नहीं दिए, ना मुख्य उत्तर और ना जो प्रति प्रश्न हुआ उसका उत्तर। पहली बात तो आपने खुद ही कहा कि 18 वर्ष के बाद आपकी शादी हुई थी, अगर हमने ठीक से सुना तो वो तो ठीक ही है ना, वो तो वैधानिक विवाह है। क्या हम गलत समझ रहे हैं? नहीं, मैंने काउंटर सवाल किया था कि 18 साल के पहले हो तो क्या होता है जी। हाँ, तो उसका भी उत्तर आपने ठीक नहीं दिया है ना, क्योंकि बच्चे थोड़े अवैध हो सकते हैं, शादी अवैध होगी तो बच्चे नहीं अवैध। एग्जैक्टली। तो वो आपको आप 3 सवालों पे इस पर रिजेक्ट हो जाओगे। आप चाहे जितना अच्छा आंसर करो लॉ पॉइंट पे, फैक्ट पे, आप 3 सवालों पर रिजेक्ट हो जाओ। पहला, आप जो आपको कहा गया आपका भाई आ रहा है, आपने बहुत गलत उत्तर दिया है। आपने उत्तर गलत क्यों दिया है? सुप्रीम कोर्ट की ये एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है रिक्यूज करने की, और उसमें जो लोग लिखते हैं उसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो न्याय है वो दिखना भी चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। जी सर। तो आप कहना चाहिए सर मैं ये लिख के हमको रिक्यूज किया जाए। उसके बाद दूसरा, अगर बोलते अगर उसके बाद भी आपको कहा जाता है बोलो हाँ मैं तब अपने निष्पक्षता से काम करूंगी, लेकिन आप शुरुआत कहाँ से करोगे? नहीं सर मैं बोलूंगी मेरा सगा भाई आया है, इस बात की संभावना है कि न्याय न दिखे, न्याय हो तो सकता है शायद न दिखे, तो मैं इस बात का अनुरोध करूंगी कि हमको रिक्यूज किया जाए। उसके बाद भी तो मैं जरूर करूंगी। दूसरा, जो वकील वर्सेस एपीओ है उसमें आप बिल्कुल नहीं संतुष्ट कर पाए, शौर्य ने भी आपको आइडिया दिया, उस रास्ते पे आप जाइए। तीसरा, आप सामने बच्चे अवैध नहीं होते हैं,
नहीं बच्चे सर, अवैध कैसे हो गए? नहीं और आपका विवाह 18 साल के पहले हुआ था, हो सकता है कि 18 साल पहले हुआ तो दो चार पांच दिन। तब हिंदू लॉ में क्या रूल है? वाइडेबल एंड वॉइड मैरिज। अगर आपकी शादी 18 साल के पहले हो गई है तो वाइडेबल है, 18 साल के होते ही शादी आपकी वैलिड हो गई। तो क्या है ममता, थोड़ा से आप लोग बेसिक क्यों नहीं पढ़ते हो? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। आप लोग बेसिक पढ़िए, कॉमन सेंस लगाइए। हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, कुछ हुआ परिणाम आना चाहिए। और कुछ है सर? यस सर, बस 2-3 पॉइंट और है। आप ममता जी अपना होमवर्क लिख लें, फटाफट लिख लें कि आपको किस चीज की अगले एक हफ्ते में पढ़ाई करनी है। मेरी जो छोटी बहुत समझ है उसके अनुसार सबसे पहला महिलाओं से संबंधित जो भी कानून है, ठीक है, महिलाओं से संबंधित जो भी कानून है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को जो का प्रतिनिधित्व करने वाले कानून है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके सीआरपीसी, क्योंकि आपने क्रिमिनल प्रैक्टिस बोला है तो सीआरपीसी खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। आईपीसी और सीआरपीसी एक बार रिवीजन उसका कर लीजिए। और ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों कानूनों से संबंधित संविधान में जो अनुच्छेद है, इन दोनों कानूनों में अपना प्रतिबिंब पाने वाले संवैधानिक प्रावधान है जो, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन का ही सवाल मैंने आपसे पूछा कि किसी को अपने प्रति गवाही जो है अपने प्रति एविडेंस, एडवर्स एविडेंस देने के लिए फोर्स नहीं किया जाता, ये तो संविधान में ही दिया हुआ है। इसका मूल जो है वो तो संविधान में ही है, मौलिक अधिकारों में भी है ना, मौलिक अधिकारों में ही है कि किसी को फोर्स नहीं कर सकते सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए। तो वो पार्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। बल्कि मैं कहता हूँ, ओझा सर हमेशा बोलते हैं कि आप कुल मिलाकर अगर फंडामेंटल राइट्स ही अच्छे से पढ़ लीजिए तो संविधान से जुड़े बहुत सारे सवालों का जवाब, तो आप मूल अधिकारों को अच्छे से पढ़ लीजिए। और डीपीएसपी सर हमेशा कहते हैं अपने लेक्चर्स में, तो जो है ना, जो वहां तक आप पढ़ लीजिए, ये 2 सेक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। तीसरी बात है, मैं समझता हूँ लॉ का कोई विद्यार्थी हो या कोई अधिवक्ता हो जो इसमें जो है काम कर रहा हो, एविडेंस एक्ट का गलती माफ नहीं है मेरी नजर में। मैं तो खैर विद्यार्थी होने का सौभाग्य मुझे मिला नहीं कानून का, लेकिन एक जनरल जो मेरा परसेप्शन है उसके आधार पे भी मैं कह सकता हूँ आत्मविश्वास से, एविडेंस एक्ट मालूम होना चाहिए, अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो एक एविडेंस एक्ट का खूब रिवीजन कर लीजिएगा आप। और लास्ट मेरी तरफ से है कि टॉप 20 करंट इश्यूज लॉ के जो है, जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, जिन पे पिछले 6 महीना साल भर से लड़ाई झगड़ा बातचीत वार्तालाप जो है वो बौद्धिक जो है वो चिंतन चल रहा है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए नहीं आना चाहिए, एक हल्की समझ पे बना लीजिए। मुझे लगता है इतना आप कर ले जाएंगे। और एक बात अभी भूल जाता मैं, आपने बोला कि अपराधी को बचाना हमारा काम है। आरोपी के तरफ से आपका काम है बचाव करना, अपराधी का नहीं। आरोप जब तक फैसला नहीं हुआ है तब तक वो अपराधी थोड़े हैं। जी सर। तो थोड़ा सा एकदम सावधान रहिएगा, हाँ, कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। बस बाकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आप अच्छा करेंगी। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका सहयोग करे हो। प्रणाम। चलिए नेक्स्ट आइए कृष्णा जी। कृष्णा। यस सर।